सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं भाई प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का मॉक टेस्ट, जो कि एक छोटी बच्ची सीरियसली ना लें, दिमाग पे दिल पे ना लें, मजाक कर रहा था। एक हमारे मित्र ने बहुत ज़्यादा कस्में वादे प्यार वफा सबकी जो भी कहते हैं सबका उपयोग करके उन्होंने कहा कि भाई एक पीवाईक्यू का मॉक भी लगाया जाए आरआरबी ग्रुप डी का। और उन्होंने स्पेशली बोला कि 2022 का जो पीवाईक्यू है उसको भी एक लगाया जाए प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर का मॉक लगेंगे और उनकी वजह से आज शायद हम मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम देख पाएंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज मैं मॉक टेस्ट तो लगाऊंगा, बट मैं इसको उस तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगा जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ। ठीक है, अभी तक तो हम क्या करते हैं, लाइव मॉक सॉल्व करते हैं। तो लाइव मॉक में क्या होता है, सॉल्यूशंस हमें दिखते नहीं है, बाद में डिटेल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तब हम देख लेते हैं। तो मैं आपको मतलब शेयर नहीं कर पाता। अभी क्या है कि पीवाईक्यू है, देखो पीवाईक्यू होता तो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी मॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। बट इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मॉक टेस्ट बनते हैं ना, वो भी कहीं दूसरी दुनिया से नहीं बनते, वो भी पीवाईक्यू से ही बनते हैं। उसमें कोई नए क्वेश्चंस नहीं होते, वो भी पीवाईक्यू से छाट छाट के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यू ही होना चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। अभी देखो इसमें क्या है कि मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगा, मैं इसके बाद इसको एनालिसिस कैसे करता हूँ इस टेस्ट का, इस टेस्ट को एनालाइज कैसे करता हूँ, इसके नोट्स कैसे बनाता हूँ, वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इस मॉक टेस्ट को लगाने से पहले मैं अपने पास एक पेपर रखता हूँ। पेपर में तीन कॉलम, तीन कॉलम या तीन ऑप्शन टाइप के कह लो, उसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले नंबर पे लॉजिकल गैस, कि जो मेरे को लग रहा है कि यार ये होना चाहिए, या किसी लॉजिक से लग रहा है, या नाम से लग रहा है, या किसी भी तरीके से मेरे को लग रहा है कि, या फिर मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि यार शायद इसका ये होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैं वो लिखता हूँ लॉजिकल गैस। ठीक है, फिर सेकंड में लिखता हूँ कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कर पा रहा हूँ, कि मेरे को दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए या एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और उसके लिए मैं फिर रिस्क ले रहा हूँ, उस पे जा रहा हूँ, तो दूसरा मैं ये लिखता हूँ। तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ सूखा तुक्का, कि जिसमें मैं कई बार क्या होगा, मान लो मैंने जो मेरे को आते हैं वो अच्छे खासे अटेम्प्ट कर दिए, मान लो 85+ अटेम्प्ट में कर गया, जो कि मैं श्योर हूँ कि 99% ठीक है क्वेश्चंस, तब भी मैं सूखे तुक्के मारूंगा 4-5 क्वेश्चंस में। जब मेरे अटेम्प्ट ठीक ठाक हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चंस में मैं लगा सकता हूँ तुक्का। ठीक है, तो मैं 4 से 5 क्वेश्चंस में सूखे तुक्के सी को मैं मारता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, आपको ऐसे तुक्के मारने नहीं है। मैं पर्सनली यही करता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चंस में सी लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ कि अगर मेरा उस 5 में से एक क्वेश्चन भी ठीक हुआ तो वो 4 की भरपाई कर देगा। हालांकि इसमें नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, एसएससी में यही होता है, 1/4 की होती है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से चलता हूँ कि उसमें से एक दो भी ठीक हो गए तो मैं प्लस में चला जाऊंगा, अगर नहीं हुए ठीक तो 1-1.5 नंबर माइनस में जाएंगे। फिर अब क्या कर सकते हैं ना, रिस्क तो थोड़ा लेते हैं। या फिर मैं उस स्थिति में लगाऊंगा इस सूखे तुक्के, जब मेरे को लग रहा है मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है, तो मैं 5-6 क्वेश्चंस में जाऊंगा कि भाई सी के साथ थोड़ा सा लगाया जाए तुक्का। मेरे को बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट मैं फिर भी उसमें क्या करूंगा, हल्का सा रिस्क लूंगा। सारे क्वेश्चंस में नहीं, केवल 4 से 5 क्वेश्चंस में, है ना, ताकि उसमें नंबर कम भी हो तो वो 1-2 नंबर कम हो, ज़्यादा नंबर कम ना हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर पे 3 तरह के ऑप्शंस लिख लेता हूँ। इन तीनों के आगे मैं वो क्वेश्चन नंबर लिखता हुआ चलूंगा जिन क्वेश्चन नंबर्स में मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें लॉजिकल गैस किया, तो मैंने लॉजिकल गैस के आगे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। बाद में जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को देखूंगा, चाहे वो मेरा सही गया हो या गलत, मैं उसको अच्छे से एनालाइज करूंगा। मैं लॉजिकल गैस के देखूंगा पहले कि मेरा रेशियो क्या है ठीक होने का, है ना। अगर मेरा लॉजिकल गैस या फिर मैं ऑप्शन से जो टिक कर रहा हूँ वो मोस्टली गलत जा रहे हैं, तो मैं बचूंगा फिर इन चीज़ों से। अगर मेरा ये मैं देखता हूँ कि मेरा जो सूखे तुक्के वाला है उसमें एक दो ठीक हो ही जाता है, तो मुझे पता है इसका मेरा रेशियो ठीक है, ये पॉइंट में, चाहे मेरे को ये 0.33 मार्क्स दिला रहा है, लेकिन ये दिला के जाता है, तो इसलिए मैं करता हूँ। मेरे को पता है कि मेरा रेशियो इसमें ठीक रहता है। तो वो चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि आपका इसमें रेशियो कैसा रहता है। ऑप्शन से आप जा रहे हो तो आपका रेशियो कैसा है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में भी वही होगा, बट आप एक चीज़ देखोगे ना, एक ट्रेंड सा बनेगा जिसमें मोर और लेस लगभग सेम रेशियो आपका मेंटेन रहेगा, है ना, आपकी पढ़ाई के बेसिस पर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको बाद में एनालाइज करनी है, जैसे कि मैं आपके सामने इसको करके बताऊंगा एनालाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लगाएंगे
2022 वाला प्रीवियस ईयर का मॉक, है ना, जो कि टेक्स्ट बुक पर फ्री है। एक टेस्ट फ्री है, बाकी सारे फ्री नहीं है। और मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इसलिए भी नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ सामने कि भाई प्रो वगैरह क्या होते हैं, फ्री नहीं होते, तो सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते। हालांकि हो सकता है सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने तो ले ही रखा होता है टेक्स्ट बुक का पास वगैरह। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जो चीज़ फ्री है उसको ही करूँगा, ताकि सारे ज़्यादातर बच्चे इसका एक्सेस ले पाएँ, ठीक है। तो मैंने इसमें चेक किया अभी कि एक फ्री है 2022 वाला, ठीक है, जो यहीं पे आ रहा है, देखो यहाँ पे। नहीं नहीं, ये तो अनलॉक, ये फ्री नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे 3 लाइन्स है, जिसके पास पीसी है उसमें जाएंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद आपकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आ जाएंगी, तो उसमें आपको ग्रुप डी वाली टेस्ट सीरीज़ के अंदर एनरोल होना है। ये मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि माउस ख़राब है ना, तो फिर ऊपर नीचे नहीं होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो हाँ, ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे तो मॉक टेस्ट से इस पे PYQ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें एंड वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना 172, इस पे आ जाना है आपको क्लिक करके, ठीक है। फिर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आगे लिखा होगा अनलॉक, जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा उसके लिए, ठीक है। बाकी जिसने ले रखा है इनका सब्सक्रिप्शन, उसके आगे तो सब में स्टार्ट नाउ लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे, अरे भाई नीचे चल ले भाई नीचे, बस 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 बस। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहे हैं कुछ, और उसके नीचे और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट है। ये 2018 वाला है और ये 2022 वाला है, ठीक है। तो हमारी जो छोटी बच्ची या फिर हमारा जो दोस्त है, मित्र है, उनकी जो ख्वाहिश थी वो 2022 वाले टेस्ट की थी, तो ये वाला एक टेस्ट फ्री है। 1 सितंबर 2022 वाला एक टेस्ट फ्री है, तो इस वाले टेस्ट को लगाएंगे हम, ठीक है, ताकि सभी लोग इसको लगा सकें, जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा वो भी लगा सकें, ठीक है। तो इसको लगाएंगे आज हम, ठीक है। तो शुरू करें। बाकी एंड में इसको एनालिसिस कैसे करना है इसका, वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जितना भी टाइम रहेगा उसके हिसाब से, है ना। बाकी सारी चीज़ें भी हैं, दूसरे काम भी हैं, तो अगर इसके बाद टाइम कम बचेगा तो उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा की तरह, जैसे ये मेरा नकली वाला मार्कर आएगा, आपको लगेगा यहाँ पे ये टाइम रुक गया है। ये टाइम रुका नहीं है, ये बैकएंड में टाइम चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरा मार्कर जो है ये स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। जैसे ही मैं मार्कर लाऊंगा ना, स्क्रीन पॉज हो जाती है, उसके बाद ये मार्कर काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो इससे आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम, ये जो टाइम है ये रुका हुआ है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, ये बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर को हटाऊंगा ये टाइम आपको दिख जाएगा, जहाँ से अ, मतलब चल रहा होगा कंटिन्यू, वहाँ से दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बात को आप दूसरी तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा है, जिस मर्जी तरीके से आप ले लें, ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश में देखना चाहते हैं क्वेश्चन को, इंग्लिश में देखिए। हिंदी में हम देखेंगे। एंथुरियम महोत्सव डैश में किसानों, फूलों और बागवानी। हालांकि ये वाला PYQ का ऑलरेडी आया हुआ है, शायद मॉक में भी आया है या फिर इसी का PYQ उठा के डाला हो, लेकिन एंथुरियम महोत्सव पहले से ही लगाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है आई थिंक मिजोरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, इसने बोला है समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से नंबर्स जो हैं वो अदल बदल अदलने बदलने, मतलब अदल बदल जा सकते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो 11 और 24 को पहले चेक करना है। सबसे पहले डिवाइड की जगह देखो, डिवाइड की जगह छेड़छाड़ नहीं है, 5 से 25 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो 5 पंजे 25, इंटू 2 की जगह 2, 25 की जगह छेड़छाड़ नहीं हुई, 25, माइनस 11 की जगह 24 आ जाएगा, और बराबर 24 की जगह 11 आ जाएगा। तो 10 और 25 कितना हो गया, 35, और 35 में से 24 गया, कितना बचा, 11। लो, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। सही बनाने वाला बताना तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, टाइम बचा दिया आपका, बाकी ऑप्शंस पुट करने ही नहीं पड़े आपको। इंग्लिश और हिंदी। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। तो 1967 में जोड़ी गई थी भाई आपकी सिंधी। आपको ये पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। देखो, 8th स्केड्यूल है, हालांकि टाइम का इशू है तो मैं, बट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है, स्पेशली रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देख लिया इसको। 8 जो स्केड्यूल है, इसमें शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। शुरुआत में, जब इस 8th स्केड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरुआत में 14 भाषाएं थी।
आज के समय में आप सभी को पता है कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। तो इसमें कितनी नई भाषाएं आ गई, 8 नई भाषाएं आ गई। ये भाषाएं संशोधन, अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। तो सबसे पहले 1967 इसमें हुआ था 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके जरिए जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है। इसके बाद दो और अमेंडमेंट होते हैं, एक 1992, एक 2003। 2003, ठीक है। ये टू है, इससे -1 जाएंगे, एक यानी कि 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तीन है, इससे एक कम जाएंगे, तो ये था 92। ठीक है। इसमें जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, इसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। वो तीन कौन सी थी? KMN। KMN में कौन कौन सी थी? एक थी कोंकणी, और M से मणिपुरी, और N से नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसके बाद 2003 में 4 भाषाएं, जो बोडो और डोंगरी थी, एक मैथिली थी, और एक संथाली थी। अब इस शब्द को देख के आप अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हमने भी अपने तरीके से याद किया है, याद होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप, ये वाला जो है ना, इस 8th स्केड्यूल वाला, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लें आप इसको, और हिंदी में देख लें आप इसको। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं में 13 का अंतर है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकता हूँ ना मैं, कि a इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? 48। और क्या बोला है? दोनों संख्याओं में 13 का अंतर है, तो यानी a माइनस बी कितना है? 13 है। ठीक है। तो ये दो सिचुएशन दे रखी है और संख्या पूछ रखी है। मैं बेफिजूल में इनकी इक्वेशन नहीं बनाने जाऊंगा, सीधा ऑप्शन से चेक करूंगा। ठीक है। तो भाई इंटू कर रहा हूँ, 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें इंटू कर रहा हूँ, 48 आएगा नहीं, 17 चौका 68, इसका भी नहीं आएगा। केवल एक ही ऐसा पेयर है जिसमें संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा है और गैप भी 13 का है। खत्म काम। ठीक है। बेफिजूल में इक्वेशन बनाना और ये सब चीज़ें करना टाइम खराब होता है। आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रानी एक गाउन को 3 घंटे में सिलती है, पद्मा उसी गाउन को 2 घंटे में सिलती है। रानी 3 घंटे में, पद्मा 2 घंटे में एक गाउन सिलती है। उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है। ये 3 घंटे में एक सिल रही है, तो एक दिन में कितना सिल रही है? 2। ये 3 सिल रही है। 6-6 घंटे काम कर रहे हैं ना प्रत्येक, हर व्यक्ति 6-6 घंटे काम करेगा दिन में। तो ये 3 घंटे में एक सिल रही है, तो दिन में 2। ये 2 घंटे में एक, तो दिन में 3। ठीक है। उनके पास सिलाई के लिए ऐसे 52 गाउन का थोक ऑर्डर आया है। रानी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे? ठीक है। ये एक दिन में रानी 2 सिलती है, और पद्मा जो है वो 3 सिलती है। रानी शुरू करेंगी, इसके बाद फिर पद्मा, फिर रानी, फिर पद्मा, ऐसे करना है इनको काम। तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों रानी से शुरू कर दिया हमने, मिलके 5 गाउन सिल रहे हैं, है ना। 5 गाउन सिल दिए इन्होंने एक स्लॉट में। एक स्लॉट में दिन कितने हैं? 2, है ना। 2 दिन है ना, बिल्कुल। अब टोटल गाउन कितने? 52। तो 5 अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 हो जाएगा, है ना। 50 गाउन वो कितने में? 10, यहाँ पे इंटू 10, यानी 10 स्लॉट में वो 50 गाउन सिल देंगे। एक स्लॉट में 2 दिन है, तो 10 स्लॉट में 20 दिन हो गए। ठीक है। 20 दिन में इन्होंने 50 गाउन सिल दिए। लास्ट में कौन? पद्मा काम कर रही थी। ठीक है। अब 21वें दिन कौन काम करेगा? रानी काम करेंगी, और 2 गाउन और सिल देंगी, तो ये 52 गाउन पूरे हो जाएंगे, यानी 21 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा काम। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लें, अब हिंदी में देख लें। ठीक है जी। चलिए, सरला और किशोर की आयु का योग 26 है। सरला प्लस किशोर की आयु का योग 26 है। ठीक है जी। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, यानी अगर इसमें से -3 करें तो क्या था? किशोर की आयु। तो किशोर की आयु बराबर थी सरला की आयु की 3/2 गुनी। ठीक है। तो अगर इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ये 2 इंटू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कही थी बच्चों ने कि यार ये वाइट वाला जो बैकग्राउंड है ना, इसको ब्लैक कर दें, क्योंकि ये चुभता है आंखों में। तो यार ये पीसी में कैसे होता है मेरे को पता नहीं है, भाई से या दोस्त से पूछ के फिर मैं इसको ब्लैक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो इस वाले मॉक के लिए सॉरी, अगले से अगर ये ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा इसका, तो मेरे लिए भी सही है, क्योंकि मैं तो पीसी पे ही जस्ट बैठा हूँ, तो मेरी आंखों में भी बहुत चुभता है। तो करेंगे, है ना, अगले मॉक से देखेंगे इसको।
तो ये इधर चला गया, 2k हो गया, ये 3s हो गया, है ना। तो अगर मैं 3 साल पहले की बात चल रही हो, k और s का रेशियो निकालना चाहूँ तो अब निकाल सकता हूँ ना। k के सामने 3 है, s के सामने 2 है, तो k के सामने 3, s के सामने 2। 3 साल पहले इनकी आयु का जो रेशियो है वो इतना है। देखो आज के समय में इनकी आयु का योग 26 है। अगर मैं 3 साल पहले जाऊँ तो दोनों में से 3 3 कम हो जाएगा, तो इसमें से टोटल कितना कम हो जाएगा, 26 में से 6 गया 20। यानी 3 साल पहले इन दोनों की आयु का योग होगा 20, है ना। रेशियो में कितना है 5, बट एक्चुअल में कितना है 20। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 5 चौक 20 होता है ना, एक रेशियो की वैल्यू 4 हो गई। पूछा गया सरला की वर्तमान आयु, तो सरला की 3 साल पहले आयु कितनी है, 2 रेशियो, एक रेशियो के लिए 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 साल पहले 8 है, वर्तमान में 3 प्लस करना पड़ेगा इसमें जाने के लिए, तो 11 वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हिंदी में देख लीजिए। इसने क्या बोला, 5 से 13 बना रहा है, 9 से ये बना रहा है, 13 से क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो 5 तिया 15 -2, 9 तिया 27 नहीं हो रहा, है ना। और क्या हो सकता है, 5 दूनी 10 तो नहीं होगा, 5 में एक कम, 5 चौक 20 में -7, 9 अट्ठे 72 में -3, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर इसका स्क्वायर करें, 5 पंजे 25, 25 में से 12 गया 13, नौनी में 81, 81 में से 12 गया 69। हाँ भाई ये लॉजिक सही बैठ गया। इन्होंने क्या किया, 5 का स्क्वायर करके जो है 5 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया 12, तो ये 13 आ गया, बिल्कुल ठीक। इसने यहाँ पे भी यही किया कि 9 का स्क्वायर 81 और माइनस क्या कर दिया 12, तो ये कितना हो गया 9 और ये 6। ऐसे ही इसमें से कर इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 169 इसका स्क्वायर हो गया, और इसमें माइनस क्या करेंगे 12, तो 12 माइनस करेंगे 7, 5 1 157, ऑप्शन नंबर सी। यही कर रहा, 12 ही माइनस कर रहा है ना, ठीक है। ये 147 भी है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, 157 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, अब हिंदी में देख लीजिए। संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम डैश द्वारा लागू किया जा रहा है। संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये आई थिंक आया हुआ ऑलरेडी, या तो किसी मॉक में या किसी में देखा था। इसका मंत्रालय था, अल्पसंख्यक था शायद, है ना। बट देखो अब इसको मैं क्या करूँगा, मैंने पेन उठाया और इसको मैं लिखूंगा। मेरे को इंट्यूशन हो रहा है, लॉजिकल गैस तो नहीं कहूँगा मैं, इसको सूखा तुक्का कह सकते हैं, बट मुझे इंट्यूशन हो रहा है, तो मैं लॉजिकल गैस वर्क में इंट्यूशन लिखता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहले देखा हुआ क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया लॉजिकल गैस या फिर इंट्यूशन के आगे। ठीक है, और ये मैंने अल्पसंख्यक मंत्रालय लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 200 का अरे यार, ये मॉक किसने लगाने को बोला। 200 का 18% एक्स है, तो एक्स क्या होगा, 18 दूनी 36, या नहीं अगर आप कर सकते हो 200 का 18%, तो ये 0 से ये 2, 18 दूनी 36। ठीक है जी, चलिए हम्म चलिए इंग्लिश, अब हिंदी। एक निर्माता को 12% लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ होता है। मेज के उत्पादन का मूल्य ज्ञात करें, खुदरा मूल्य इतना है। निर्माता जिसने बनाया उसको 12% का लाभ हुआ, उसने थोक व्यापारी को बेचा होगा जिसको 15% लाभ हुआ अगर उसने बेचा तो। फिर खुदरा विक्रेता ने 20% लाभ कमाया, और खुदरा मूल्य यानी कि खुदरा विक्रेता ने इसको इतने रुपए में बेचा है ना। तो अगर मैं मान लूँ निर्माता ने इसको क्या पूछा, इसने उत्पादन का मूल्य, तो यानी निर्माता ने जितने में बनाया होगा उस पे ही तो 12% के लाभ पे बेचा इसने, तो उत्पादन का मूल्य मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, फिर इसने इस पे 12% का लाभ कमाया, यानी कि इसने इसको 112% पे बेच दिया, है ना। कोई भी चीज़ 100% होती है, और उसमें 12% का प्रॉफिट यानी कि 112% पे बेच दिया। ठीक है, उसके बाद थोक व्यापारी के पास इस रेट में गया वो, अब उसने भी 15 इस पे 15% का लाभ कमाया, तो यानी उसने इसको 115% पे बेच दिया। ठीक है, फिर ये खुदरा विक्रेता पे गया और उसने 20% यानी कि इसका 20% को सीधा लिखें तो 1/5 होता है, तो 5 पे 1 का लाभ कमाया यानी कि 6/5, है ना। हालांकि इसको भी 120/100 लिख सकते थे आप, बट बेफिजुल में आगे काटेंगे तो पहले ही लिख दें इस तरीके से। तो ये हो गया 15456। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, तो इस 5 को ख़त्म करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 100 इधर चला जाएगा इंटू में 100, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, नीचे अच्छे से काटेंगे, कलर बदल के लिख लेते हैं, काटेंगे अच्छे से आज इसे। ठीक है 15456 इंटू में यहाँ पे 200 आ गए, तो
4 0 अपॉन में यहाँ क्या बचा 112 और इंटू में 23। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको। तो 2 पंजे 10, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 3 4 अट्ठे 32। तो 4 तिया, ये 8 से भी कट रहा है क्या, 8 एकम 8 और 10 या 3, 8 चौक 32, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 9 10 11, 3 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 एकम 8, 7 तिरके 8 9 72, 2 इधर के 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 14 से कट रहा है क्या, 14 एकम 14, यहाँ लिख लेता हूँ सामने, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 5 इधर गया, 14 तिया 42 और 14 तिया 42, कहाँ था, हाँ 14 एकम 14, 5 इधर गया, 14 तिया 42 और 10 52 11, 14 पंजे 70, 14 6 84 74 58, 14 8 112। तो और कुछ बचा क्या, नहीं, 14 से पूरा कट गया, इंटू में 1 1 2 3 4 अपॉन में 23। ठीक है, सही चल रहा है ना मामले यहाँ तक, 23 से कट नहीं रहा क्या ये, 2 6 12 3 6 18, कट तो रहा है 23 6 का, है ना। तो ये आ जाएगा 60,000, ऑप्शन में ही नहीं है, क्या हो गया, ये सब यहाँ तक किया, यहाँ पे 200 ले गए इधर, और यहाँ पे क्या क्या बचा, 112 23 और अरे यार ये 6 नहीं लिया ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू में 6 भी तो लेना था, नीचे 6 लेना था, नहीं तो यहाँ पे इंटू में 6 आएगा, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 10,000 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। ठीक है, सब कुछ सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 इसको नीचे लाना भूल गए थे हम, इधर ही छोड़ दिया था इसको, कोई बात नहीं, ये भूल गया, इसको बुला लिया वापस हमने यहाँ पे। ठीक है, बट बुलाने के बाद भी काटना तो इसको था ही, तो इसका काट दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाँ, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। एक बेलन का व्यास, व्यास को ध्यान से पढ़ा करिए, डी, इसका आधा होता है त्रिज्या, कई बार हम यही लिख देते हैं। तो व्यास और ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन बताओ यार, ये कोई क्वेश्चन है क्या, आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर देखो व्यास दे रखा है 12, तो आर स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 10.5, इसकी ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, इस 2 से इसको काट दिया, 2 तिया 6, 7 से इसको काट दिया, 7 तिया 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 6 54, 54 इंटू 22, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो अगेन वही चीज़ आ जाएगी इसमें। अरे यार क्या हो गया 8 को, तो 8 8 1 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में इसको क्या ही देखना यार, हिंदी में बेसिकली इसको सॉल्व करना है, और क्या करना है। ठीक है, तो पहले इंटू करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, माइनस रह गया, तो -3/5। ठीक है, ये 6 बन गया क्या, 5। चलिए इसको सॉल्व कर दे, ब्रैकेट को पहले, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 5 दूनी 10, नीचे 5 का 5, तो ये कितना हो गया, -9/5। ठीक है, ठीक है, 5 तिया 15, ऐसे क्रॉस क्रॉस कर देते हैं ना, तो 5 तिया 15 माइनस का, -9 पंजे 45। ठीक है, माइनस का 45 अपॉन में 5 पंजे 25, तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 60 हो गया ये, 60/25, और वो भी माइनस का, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 दूनी 10, माइनस का 12/5, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। इसका अरे भाई एलसीएम पूछ रहा है यार, क्या हो गया इस, मतलब पीवाईक्यू में शायद इतने आसान आए होंगे, बट मैंने सुना था ग्रुप डी के पीवाईक्यू अच्छे लेवल के थे, तो हो सकता है शायद वो 2018 वाले हों। तो कोई नहीं, 2018 का भी एक लगा के देखेंगे, लेट्स सी, टाइम मिलेगा जैसे ही। इसका एलसीएम बताना है भाई, बच्चा बच्चा निकाल लेगा, बट देखो एलसीएम निकालने का ना, मैं आपको बताता हूँ सीधा, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो। ठीक है, अब इसको तोड़ के लिख दो आप, जैसे मैं कहूँ कि 7 8 56 होता है, तो 8 × 7 ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, 42, 42 में क्या होता है, 7 6 42 होता है ना, 7 इसमें ऑलरेडी है, 6 इसमें है क्या, 6 नहीं इसमें 2 है ना, इसको मैं 2 चौक 8 ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी 2 तो इसमें है, 3 नहीं है, 6 बनाने के लिए 2 × 3 चाहिए ना, तो 7 इसमें है, 6 का 2 इसमें है, तो 3 मेरे को और चाहिए। ठीक है, 24, देखो 8 इसमें है, 3 इसमें, 8 तिया 24 ऑलरेडी इसमें है, तो ये इसका हो गया एलसीएम, 8 7 56, 56 तिया 150 + 18 168, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
बाकी आप जिस तरीके से निकालते हैं एलसीएम उस तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 राजा हैं, क्या बात है, राजा जी आ गए। 7 राजा हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, तो भाई गोलाकार मेज या अंडाकार क्यों बन जाती है हमेशा? ये गोलाकार मेज है एक, ये भगवान कभी तो मेज गोल बना दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, वे एक दूसरे के सामने समान दूरी पे बैठे हैं। ठीक है, केवल ई एफ और सी के बीच में बैठा है। अब ये नहीं पता एफ और सी दाएं बाएं कौन है। ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से शुरू करेंगे। ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ए जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान, यानी 1 2 3, यहाँ पे ए बैठा है। ठीक है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पे। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। अब ए यहाँ पे है तो बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पता नहीं, आगे बढ़ते हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के पास। जी सी के निकटतम बाएं बैठा है, जी जो है वो सी के निकटतम बाएं, तो सी यहाँ बैठा होगा, इसके निकटतम बाएं ये बैठा है। बस हो गया। अरे भाई और क्या क्या रह गया इसमें? केवल ई एफ और सी के बीच में बैठा है, तो अगर यहाँ सी है तो यहाँ एफ हो सकता है, लेकिन इनके बीच में तो जी बैठा है तो यहाँ एफ नहीं होगा। एफ होगा यहाँ पे, और इनके बीच में कौन आ जाएगा? ई, जी नहीं ई। एफ ई जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है, बिल्कुल ठीक है। और क्या रह गया था? ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, तो ए अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है। ये मैंने काटा था लेकिन बी बन गया अपने आप, वाह भाई वाह। ए और बी के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? बी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी पे ही बी है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में लिखिए। अभी तक देखने में पेपर बहुत आसान सा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आगे देखते हैं। 6 भाई बहन हैं जिन्हें अलग अलग वर्षों में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इतने इतने इतने, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है, पी एस से पहले और आर के बाद किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ। पी जो है वो एस से पहले है, तो एस से पहले उत्तीर्ण हुआ है, और आर के बाद हुआ है पी। ठीक है, केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, केवल क्यू जो है वही आर से पहले उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, टी एस के ठीक बाद वाले वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, टी जो है वो एस के ठीक बाद वाले वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, यू पी से पहले किसी वर्ष में, पी से पहले किसी वर्ष में, अब पता नहीं यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, आगे देखते हैं। वर्ष 2007 में इससे पहले भी कुछ रह गया क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं रहा। वर्ष 2007 में 10वीं परीक्षा किसने उत्तीर्ण की, ये पूछा है। 2007 में किसने उत्तीर्ण की, ये पूछा है ना इसने। है कितने लोग टोटल? 6 भाई बहन हैं, तो 1 2 3 4 5 तो हो गए इसमें, है ना। और एक जो बचा है छठा, वो क्या कह रहा है? यू जो है वो पी से पहले है, तो पी से पहले यहाँ पे कहीं यू है ना। ठीक है, यानी कि ये वाला सबसे लास्ट है, ये मेरे को पता चल गया। तो सबसे लास्ट में कौन है? 2012 वाला है, तो इसने भाई 2012 में की होगी, है ना। और 2012 से पहले कौन है? 2012 से पहले 2010, तो इसने 2010 में की। उससे पहले 2007, 2007 का ही पूछ रहा है, लोग खत्म काम। पी ने की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। चलिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos ए, तो भाई इसका सीधा सीधा हो जाएगा 1 + cos ए। ये तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - cos² ए। ठीक है, अपॉन में क्या है? 1 - cos ए। अभी आपको दिख रहा है a² - b², तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? a+b, a-b, तो a+b cos ए। ठीक है, और उसके बाद a-b मतलब cos ए। ठीक है, और नीचे क्या है? 1 - cos ए, तो ये से ये कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 + cos ए या cos a+1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक अप्रिय गंध वाली गैस उत्पन्न उत्पन्न होती है। अप्रिय गंध वाली गैस है कौन सी है? भाई साइंस में बहुत हाथ तंग है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है पहले पीवाईक्यू का। अप्रिय गंध उत्पन्न होती है हाइड्रोक्लोरिक, ये सब करके कुछ, बट नहीं याद आ पा रहा, बाद में देखते हैं इसको, है ना। इंग्लिश और हिंदी। हम्म। उन मूलभूत तत्वों की पहचान करें वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित करती है। संश्लेषण भाई आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मेरी साइंस के बारे में, आपको बता रखा है, जो मैंने पीवाईक्यू रटे हुए हैं बस वही पता है और कुछ नहीं पता। दर्पण सूत्र के अनुसार, हाँ इसमें हो सकता है चांस। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी डैश के बराबर होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर होती है, नीचे आता है प्लस, तो U + V, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए।
और इसको मैं अब मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने PYQ रटा हुआ है इस तरीके से, नीचे VU+V होता है, बट 100% नहीं, 99% श्योर हूँ, तो इसमें मैं एक बार लिख लेता हूँ लॉजिकल उसमें, और ऊपर लगा देता हूँ माइनस का निशान कि हम इसमें श्योर था। क्वेश्चन नंबर 19 ऊपर माइनस, कि हमें इसमें श्योर था, बट मैंने इसको चेक करने के लिए लिखा है। ठीक है। CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस CuMg डैश है। क्या है भाई पता नहीं, आप इंग्लिश में देख लो इसको एक बार और फिर हिंदी में देख लो। मैं साइंस के स्किप ही करता हूँ क्योंकि मेरी साइंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए। घर A से B तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को दक्षिण की ओर, A से B की ओर, A पे है वो और यहाँ से B की ओर जा रहा है वो, व्यक्ति को दक्षिण की ओर 30 मीटर चलना है। तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चला वो, फिर उसे बाईं ओर मुड़ना होगा और 15 मीटर चलना होगा। तो दाईं बाईं बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। ठीक है। दोबारा से वो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है, यानी 20 मीटर इससे कम होगा थोड़ा सा, है ना, इससे कम होगा यहाँ तक 20 मीटर। ठीक है। बाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चला, फिर से उसे बाईं ओर मुड़ना होगा और 25 मीटर चलना होगा। तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा और 25 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 चल दिया इसने, और आगे और चलेगा 10 मीटर। ठीक है। तो 25 मीटर हो गया। फिर उसे दाईं ओर मुड़ना होगा और 10 मीटर चलना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, यानी ये 10 है, ये ऊपर वाला 10 है, और इसके समांतर ही चलेगा ये दाईं ओर मुड़ के 10। ठीक है जी। ठीक है। फिर उसे बाईं ओर मुड़ना होगा, अंततः घर B तक पहुंच जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ना होगा और 17 मीटर तक चलेगा, पहुंचने के लिए 17 मीटर। बाईं ओर मुड़ा यहाँ पे और 17 मीटर चल गया और यहाँ B पे आ गए हैं। ठीक है जी। हम्म, क्या बोला इसने, घर A, यानी कि ये घर A B से कितनी दूर और किस दिशा में है, B से कितनी दूर और किस दिशा में है, B के पूर्व में है, पूर्व में है, और कितनी दूरी पे है देखो, यहाँ से यहाँ तो ये समांतर है इसके, तो ये तो 10 हो गया और ये 17 हो गया, 27 मीटर दूरी पर है और वो पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर B। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। यार सारे साइंस के क्वेश्चन एक साथ भर दिए क्या इन्होंने। शारीरिक संरचना वाले ऐसे तंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, उनकी जनन कोशिकाओं में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छोटी और गतिशील मादा भंडारण में, बड़ी और गतिशील खाद्य भंडारण के साथ छोटी। यार ये सब बाद में देखेंगे, मुझे नहीं पता इनके बारे में। इंग्लिश में हिंदी में। चलिए ये फिल करना है इनको, ब्लैंक को। तो ILORSTUVWXYZ, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसने प्लस प्लस कर दिया ना, ये आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। तो शायद इसने कोई सीरीज बनाई हुई है। अगर आप देखो तो LMNOPQRSTUVWXY ऐसे चल रहा है। और अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में तो जे ही आना है, सब में जे है, तो फर्स्ट में तो जे आना है। तो IJKL, तो +2, पहले वाले में +1 किया इसने, IJ, फिर KL +2, LMNO बिल्कुल सही +3, O के बाद क्या आएगा यहाँ पे +4, तो OPQRS आना चाहिए सेकंड में, तो S तो कहीं पर भी नहीं है। तो अगर मैं R करता हूँ तो +3 हो जाएगा, और सेकंड में ज़्यादातर में यहाँ P है, तो अगर मैं P करता हूँ तो ये शायद रिपीट हो जाएगी सीरीज, OP यानी कि +1, PQR +2, RSTU +3, बिल्कुल सही। यानी कि इसने +1 +2 +3 +1 +2 +3 करके सीरीज को रिपीट किया, यानी कि ये खत्म। अब यहाँ पे क्या है, UV +1 +2 अब +3 आ जाएगा, XYZA, तो यहाँ पे आना चाहिए A। ठीक है। +1 +2 आएगा BCD, D आना चाहिए एंड में, तो ये ऑप्शन खत्म और A यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन खत्म, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, समझ पाए होंगे आप। चलिए इंग्लिश हिंदी। 8 सहपाठी हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जे पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, तो जे जो है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है दाएं में। ठीक है। बाकी सब लोग इससे इधर होंगे। ठीक है। डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। एच और डी के बीच केवल 2 सहपाठी हैं, इनका भी कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है डायरेक्ट। आई और जी के बीच में केवल ई बैठा है। के डी के ठीक बाईं ओर है। ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं यहाँ पे। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। के डी के ठीक बाईं ओर है, तो के जो है ये डी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है। अब ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या मामला था। जे इधर है, ठीक है।
डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, तो एक तो डी के हो गया, तो एक होगा इसका आई पड़ोसी। ठीक है। एच और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब डी यहाँ पे, एच इधर भी कहीं भी हो सकता है। आई और जी के बीच में केवल ई बैठा है, तो आई ये रहा, जी यहाँ होता तो बीच में ही हो जाता, लेकिन आई यहाँ है तो बीच में एक व्यक्ति और ये जी। आई और जी के बीच में बैठा कौन है? ई। ठीक है जी। ठीक है। के डी ये ठीक है। अब क्या क्या रह गया इसमें? ऊपर जे अंतिम दाएं छोर पर है। ठीक है। डी और आई निकटतम पड़ोसी। एच और डी के बीच में दो सहपाठी हैं, तो डी ये रहा। यहाँ पे एच होना चाहिए था, जब भी तो इनके बीच में दो होते, लेकिन यहाँ पे तो जी है, यानी एक दो और एच यहाँ पे होगा। ठीक है। इनके बीच में दो होंगे लोग, और टोटल कितने? 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, आठवां जो सबसे दाएं छोर पे कौन है? जे। तो ये बैठ गए, 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल हो गए। पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, तो बाएं छोर से दूसरे यहाँ पे कौन बैठा है? जो इसमें नहीं बैठा वो यहाँ बैठा है ना? जो अभी तक नहीं बैठ पाया। एच बैठ गया, बैठ गया। एफ बैठा है क्या? कहीं नहीं, तो एफ इज द करेक्ट आंसर। डी भी बैठ गया, के भी बैठ गया, है ना? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है? कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण? कालिक संश्लेषण, काल की बात कर रहा है तो इतिहास आई थिंक होना चाहिए, है ना? मानव विज्ञान भी हो सकता है प्रोग्रेस को दिखाने के लिए। दर्शन तो नहीं होना चाहिए, कालिक में भूआकृति का भी शायद नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए ना? तो इतिहास, काल के आधार पर इतिहास ही मुझे लग रहा है, बट ये मैं लॉजिकल गैस लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी इसका मेरे को आंसर नहीं पता है, तो इसको मैं लिखता हूँ लॉजिकल गैस में क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, साइड में मैंने पेन से लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंग्लिश और फिर हिंदी। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। इसके बारे में डिटेल में हमने पहले भी पढ़ रखा है। चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक बल्ब का तंतु, फिलामेंट जो है, जिसको क्या कहते हैं आप? टंगस्टन कहते हैं ना शायद, हाँ। डैश गलनांक, जिसका गलनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है गलनांक, और वाली डैश धातु से, उच्च गलनांक वाली उच्च मजबूत धातु से बना होता है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी, ऑप्शन तक पहुंचे ऐसे। कंपनी कितने प्रकार के जूस बनाती है जिसमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों का स्वाद है? स्ट्रॉबेरी ये है, सेब ये है, और बीच में जो है ये दोनों है। तो इसने ये नहीं बोला कि आम का ना हो, आम का भी हो सकता है, लेकिन सेब और स्ट्रॉबेरी का दोनों का होना चाहिए। आई थिंक 10+8, या तो 10 या फिर 18 आंसर होना चाहिए, और दोनों ही ऑप्शन में मेरे हिसाब से फिर 18 ही होना चाहिए। इसने ये थोड़ी बोला है कि आम का ना हो, सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों का, तो इन दोनों में है ना, 10 और 8 18 आंसर। ठीक है, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। क्या बोल रहा है इसको? सरल कीजिए। ठीक है, कर देंगे। 9×27 एक्स की क्यूब, -6×18 एक्स स्क्वायर, +3×9 90, -9×27 एक्स की क्यूब। ठीक है, उसके बाद 9×2=18, माइनस माइनस +18 एक्स, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 9×27 270। ठीक है जी, प्लस का माइनस का कट गया, अट्ठा नहीं नहीं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है। ठीक है, ये 270 है, ये प्लस का 90 है, तो कितना बचा? 9×27, ये माइनस का 180 बचा। ठीक है, सब में 18 कॉमन है बाहर, तो 18 तो बाहर आना ही आना है। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 18 बाहर लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, तो यही आना चाहिए आई थिंक। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स आना चाहिए, और यहाँ पे कितना? 180 लाना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10। तो ये वाला ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था इसको, ये तो आपको 7वीं 8वीं क्लास में भी समझाया ही जाता है ना। चलिए हिंदी, पूछा क्या इसने? ये पैरेलल पैरेलल दे रखे हैं, जो कि हमें दिख भी रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है, बी जी डी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डब्ल्यू यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। देखिए पैरेलल है, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा 62। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके पैरेलल सी डी और ए बी भी पैरेलल है ना। हाँ, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो 90 और 63 हो गया 153, सॉरी 152 62 है नहीं। ठीक है, 9×6 = 15,
तो एक ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 52 गए, कितना बचा 28। 60 70 80, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इंग्लिश हिंदी, 3 4। ये देखो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ गया है, 3 से इतना हो गया तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगने की संभावना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है ये। तो 3 से 4 +1 हो सकता है, या ×1 +1 हो सकता है। 4 दूनी 8 +2, देखो यहीं से दिख गया ना लॉजिक, ×2 +2। 10 × 30 इंटू 3 +3। अब इसमें ×4 +4 ×5 +5, तो ×5 करेंगे और उसमें +5 करेंगे, है ना। तो देखो 6×5 = 30, तो एंड में 0 आ जाएगा और उसमें +5 करूँगा तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 5 है। आप इसे पूरा सॉल्व करना, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भारतीय डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है। वन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो यार रेल ही शुरू कर सकती है ना, वन स्टेशन, स्टेशन की बात चले तो रेलवे होना चाहिए, ये भी मैं लॉजिकल गेस कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं लिखूँ क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलिए, बाकी आई थिंक कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको ये वाला आंसर नहीं लगाएगा, या तो जिसको पता हो सही आंसर वो लगाएगा दूसरा, ठीक है। तो वन स्टेशन, स्टेशन की बात करी चल रही है तो मेरे हिसाब से तो रेलवे होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, बाकी कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब होशियार हो भाई आप। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी का बीटा संस्करण किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल कुछ नहीं पता, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। 12 और 2 +2, 14 + 6 +14 और +40 50 60 +26। तो डिफरेंस में कुछ चीज़ कॉमन है क्या? नहीं। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 12 26, यानी कि डिफरेंस का भी डिफरेंस है 4 4 का, तो इसमें 16 हो जाएगा डिफरेंस। कितना हो जाएगा? 3 4 2 42, तो इसमें 42 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 102। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस का भी डिफरेंस है 4 4 का, ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश हिंदी। प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है, ठीक है। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होती है, तो एस की परीक्षा आर के ठीक पहले एस की परीक्षा। यू और क्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। यू और क्यू, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले होती है, तो एस के ठीक पहले क्यू की परीक्षा है, ठीक है। एस और वी के बीच 2 लोगों की परीक्षा होती है, पता नहीं एस वी ऊपर हो सकता है नीचे भी हो सकता है। पी की परीक्षा मंगलवार को होती है, पी की परीक्षा मंगलवार को होती है। आर की परीक्षा रविवार को होती है, तो आर की परीक्षा रविवार को है भाई। और रविवार को समाप्त होती है, यानी इसके बाद किसी की परीक्षा नहीं, इससे पहले ही है सारी। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं ना, ऊपर कहाँ लिख पाएंगे हम, ठीक है। इससे ऊपर ही ऊपर है, अब हमें पता चल गया इसके नीचे नहीं आएगा, कोई ऊपर आएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है। क्यू और यू, 1 2 3, यू आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्यू की परीक्षा से ठीक ठीक पहले, ठीक है। एस और वी के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है, एस और वी, 1 2, तो यहाँ पे आ गया वी, ठीक है। इसके बीच में 2 लोग आ गए, ठीक है। पी की परीक्षा मंगलवार को है, तो शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो मंगलवार को पी की है, तो पी यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही। पूछा गया किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो भाई सोमवार को तो सबसे ऊपर यू है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। क्या बोला इसने कि किस वर्ष में प्रति 1000 टन मूल्य न्यूनतम था? ये तो देखो मॉक में यहीं से उठाया था क्या इन्होंने, ये सेम क्वेश्चन मॉक में आया था अभी कुछ 3 4 दिन पहले आया था सेम क्वेश्चन। अब देख लो, मैं यही चीज़ तो आपसे कहता हूँ कि मॉक से ही उठाए जाते हैं क्वेश्चन, कहीं से नहीं उठाए जाते। और इवन मेरे को तो वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम लग रही हैं इसकी, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रति 1000 टन मूल्य न्यूनतम किसका है। इसने दे रखा है, इसमें ये जो है ये क्वांटिटी दे रखी है 1000 टन में, और ये इनकी वैल्यू दे रखी है। तो 1000 टन की वैल्यू निकालनी है हमें, इतने 1000 टन की वैल्यू इतनी है, तो 1000 टन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपॉन में 348। और आई थिंक मैंने इसको तब भी ऐसे ही किया था कि 350 बना दिया था, इससे इसको काटा, 35 एकम 35 पॉइंट 6 बचा, तो 60 हो गया, तो 35 एकम 35 अगेन, 40 50 60 25, तो 35 दूनी 70,
70 7 या 21, तो 0.6 के अराउंड हो गया। ये 1.16 हो गया, ठीक है। न्यूनतम पूछ रहा है तो इसके 1000 टन की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। इसके 1000 टन की वैल्यू क्या करनी है, देखो इसको ऊपर लिखना है 320, नीचे 300, 270, 0 से 0 27। 3 से कट रहा है क्या, 27। अगर मैं इसको 33 बना दूं तो 3 निम 27, 3 एकम 3, 11 हो जाएगा। चलो इससे काट लेते हैं ना, 27 एकम 27, बचा कितना, 5 बचा, 0 लगा दिया। तो अगेन 27 एकम 27, बहुत क्लोज जा रहा है भाई। 27 एकम 27 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 23 बचा, और 0 लगा दिया। तो 27 25 अट्ठे 200, तो 27 अट्ठे के आसपास जाएगा ही, है ना। 27 अट्ठे 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 4 20 और 1 21। इवन इसमें और 27 ऐड हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, 27 अट्ठे 8 के अप्रोक्स जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 20 में क्या है भाई, इसके आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या 1.16, ये क्या 1.18, इसका कितना होगा 350 अपॉन में 280, ठीक है। ये इससे गया, यहाँ पे 27 था, यहाँ 35 है ना, अच्छा। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब देखो ये तो आपको सीधे ही दिख गया ना, 4 एकम 4 पॉइंट 10 बन गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25 हो गया ये, ठीक है। ये कितना है, 450 अपॉन में 350, 0 से 0 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 7 एकम 7.2 बचा, तो 7 दूनी 14, और 6 बचा, तो 7 अट्ठे 56। पूछा गया है किसका प्रति 1000 टन न्यूनतम मूल्य है, तो न्यूनतम आपको दिख रहा है, इसका मिनिमम इसका ही है। ये किसका है, इसका 2018, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, कर सकते थे आप इसको, इजी क्वेश्चन। चलिए अगेन ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें, 2018 से 2020 की अवधि में संस्थान सी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों का औसत संख्या, 2018 से 20 की अवधि, तो 18 से 20, 18 से 20, ठीक है। इनकी सी, सी कौन है, ये वाला है। बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, तो सी की औसत संख्या निकालनी है, किस किस में, 1 2 3 इनमें। तो 100 280 288, 3 निम 27, 3 सिंग 18। तो पहले वाले की औसत संख्या का रेशियो ही निकालना होगा आई थिंक। उसी अवधि, सेम अवधि में संस्थान बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या से अनुपात, सेम वही और वही पूछता है रेशियो। तो अब किसका, बी का, तो बी क्या है ये, तो इसका 100 92 और 120, तो कितना हो गया, 100 200, 8 इधर आ गया 300 और 312। अरे इसका एवरेज भी तो निकालना है, 3 एकम 3, 0 3 चौक 12, इनका निकालना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 या 24, तो 12:13। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। आईपीएल में जुलाई 2022 तक सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो सुरेश रैना का था ना पहले, उसके बाद तो काफ़ी टाइम से अब विराट कोहली चल रहे हैं उनसे आगे, तो विराट कोहली होना चाहिए इसका। इंग्लिश हिंदी। चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, जो कि मैं आपको क्वेश्चन करते करते काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखो एच से आर की तरफ जाना है, यहाँ से खुला मुँह है, इधर से इधर की साइड आप जा सकते हो, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते। यहाँ से बंद है ना ये मुंह, जहाँ से खुला है यहाँ से घुस सकते हो, जहाँ से बंद है वहाँ घुस नहीं सकते, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना है। तो मुझे एच से आर की तरफ जाना है, तो एच ये रहा भाई, एच से जी की तरफ गया, जी से आई की तरफ गया, आई से आर की तरफ गया, बिल्कुल सही। तो ये पहला कंक्लूजन ठीक है। एच से सी की तरफ जाना है, तो एच से सी इधर है, तो एच से एफ गया, एफ से यू गया, यू से सी। डोर, डोर जो है ओपन है ना, तो ऐसे जा सकता हूँ। दूसरा दूसरा कंक्लूजन भी ठीक है, तो यानी कि दोनों ये, हाँ, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, भारत के राष्ट्रपति। इंग्लिश हिंदी। 2022 में भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु में शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना के उद्देश्य भारत में महिलाओं के डैश स्वास्थ्य में सुधार करना है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, भाई स्त्री के मनोरक्षा, तो शायद मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं ना आई थिंक। ये तो यार नाम से भी पता चल रहा है ना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना।
तो आई थिंक मेंटल हेल्थ की बात करें ना, स्वास्थ्य की बात करें, मेंटल हेल्थ होना चाहिए। हालांकि इसको हम गेस कर रहे हैं और लॉजिकल मेरे हिसाब से तो ठीक ही होना चाहिए, बट इसको भी गेस वर्क में लिख लेता हूँ मैं 41 में। ठीक है, चलिए इंग्लिश और हिंदी। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? C+I+G+M, C+I+CY। प्रत्याशित समग्र मांग, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी। कितने लोग रात्रि के भोजन में आलू और अंडा खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते? अब ये ध्यान रखना है इसको, आलू अंडा चिकन। तो आलू और अंडा, ये वाला है आलू और अंडे का पार्ट, मेन जो है वो क्या कहते हैं, कॉमन पार्ट। तो इतने लोग हैं जो आलू और अंडा दोनों खाते हैं, लेकिन चिकन नहीं खाते। चिकन वाले ये वाले हैं, तो इनको हटा दो। तो आलू और अंडा दोनों खाने वाले 21 है जो कि चिकन नहीं खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी। देखा, इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन है। इतना इजी टॉपिक है, एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होने के। बी से एक्स की तरफ जाना है इधर, तो बी से वाई की तरफ, वाई से जेड की तरफ जा सकता हूँ क्या? देखो ये दरवाज़ा बंद है ना यहाँ से, तो नहीं जा सकता आगे, खत्म। ठीक है, अब इसमें ओ से वाई की तरफ जाना है, तो ओ से मैं चला, ओ से एक्स की तरफ जा सकता हूँ क्या? दरवाज़ा बंद है, नहीं जा सकता, दूसरा भी गलत हो गया। अब मेरे को यहाँ से एक्स से वाई की तरफ जाना है, तो एक्स ये रहा, एक्स से ए की तरफ, ठीक है, ए से जेड, जेड से वाई, बिल्कुल सही, तो ये तीसरा वाला ठीक है। चौथा, ए से ओ की तरफ जाना है, तो ए से ओ की तरफ जा सकता हूँ, दरवाज़ा बंद है, नहीं जा सकता। तो केवल कंक्लूजन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोल रहा है इसमें, मैं मार्कर क्यों ले आता हूँ? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन संतुलित अभिक्रिया होगी। अच्छा, इनका ये सब साइन वगैरह बताना होगा। हाइड्रोजन का तो भाई H2 होता है, तो ये तो आई थिंक हटना चाहिए दोनों। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का Br2 आगे आएगा या पीछे आएगा? Br² होता है ना आई थिंक, स्क्वायर कह रहा हूँ, Br नीचे 2 होता है ना आई थिंक। दो ऑप्शन में से एक में कंफ्यूजन शायद, तो इसको ऑप्शन वाले में लिखता हूँ, और एक मेरे को ए पे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ऑप्शन में जिसमें कंफ्यूज उसमें लिखता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कॉपी में लिख लिया, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। इंग्लिश और हिंदी। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, क्या ये मॉक में नहीं आ रहा है? ये मॉक में भी 3-4 बार क्वेश्चन दे दिया, ये वाला सेम क्वेश्चन मेरे को भी याद हो गया क्वेश्चन, और इसके दोनों आंसर सही है आई थिंक, दोनों ऑप्शन ठीक है इसके। 2-3 बार आ चुका है ये मॉक में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सीधी समांतर रेखाओं के रूप में होता है, बिल्कुल सही। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय सामग्री के एक भाग को संकुचित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। यही ऑप्शन थे, दोनों दोनों ही ठीक है। ठीक है जी, चलिए। तो वही क्वेश्चंस मॉक में आते हैं जो PYQ के होते हैं, ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों की तरह मत किया करिए, चीज़ों को समझिए। जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। इतनी दूरी तय की, पहले 30 की स्पीड से वापस आ गया, इस इतनी ही दूरी तय करके वापस आया इतनी स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है, बताइए एवरेज स्पीड क्या मॉक में नहीं आ रही क्या? एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं ना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2AB अपॉन में A+B। तो A × B मतलब दोनों स्पीड्स, तो एक बार वो 30 से जा रहा है और एक बार वो 60 से आ रहा है, तो 2 × 30 × 60 अपॉन में A+B, यानी कि 60 और 30 कितने हो गए? 90। 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 धाम 40। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश हिंदी। सॉरी। 6 घर हैं, एक ही कॉलोनी में स्थित है, के पश्चिम से 400 मीटर की दूरी पर है। तो पी जो है वो के, सॉरी गला खराब हो गया शायद। के पश्चिम में 400 मीटर, देखो ईस्ट होता है सीधे हाथ पर, वेस्ट होता है उल्टे हाथ पर, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। के पश्चिम, पी जो है के पश्चिम में 400 मीटर, तो के पश्चिम में 400 मीटर पर कौन है? पी है। ठीक है जी। एल के पूर्व में 200, और एल का यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। के को के दिख रहा है, बिल्कुल। के उत्तर में, तो के उत्तर में ओ है, और जो कि 300 मीटर पर है। ठीक है। एल के दक्षिण में
150 मीटर। एन एल कहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एल के दक्षिण में 200 मीटर की दूरी पर है। के दक्षिण में कौन है? एल, जो कि कितने मीटर की दूरी पर है? 250। एल के दक्षिण में 250 मीटर। ओ और एन के बीच की दूरी बतानी है। ओ और एन नहीं दिख रहे, तो जो जो छूट गया उनको देख लेते हैं। एम और एल। एम एल के पूर्व में 200 मीटर पर है, तो एल के पूर्व में एम कितने पे है? 200 मीटर पे है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ओ के ओ के का हो गया, ठीक है। एन एल के दक्षिण में, एन एल के दक्षिण में है, तो एल के दक्षिण में है एन, और कितने मीटर पर? 150 मीटर पर है। ठीक है, सब हो गया ना अब? सब हो गया। ओ और एन के बीच सीधी दूरी बतानी है, तो ओ ये रहा, एन ये रहा, इनके बीच में कितनी दूरी है? देखो, 150 ये वाली, 250 ये वाली, 300 ये वाली, तो 200, 300, 400, 4 और 3 7, 700 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरा मत करो, सीधा बैठा दो अब इनको। सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। पी क्यू के ठीक बाएं हैं, तो पी जो है वो क्यू के ठीक बाएं हैं, ठीक है। पी एल के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो पी जो है वो एल के दाएं से दूसरे, एक एल के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। पी पी एल के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। जेड पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, जेड किसी एंड वाले छोर पर बैठा होगा, ठीक है। कितने लोग हैं? निश्चित संख्या में, यानी कि संख्या नहीं दे रहा, कि संख्या ही पूछ रहा होगा, कुल संख्या, ठीक है। केवल एक व्यक्ति एस के दाएं बैठा है, तो एस के दाएं एक व्यक्ति बैठा है, एस पता नहीं यहाँ पे कहाँ है, तो एस के दाएं इसको देख लेता हूँ एक बार ऐसे करके। के डी के ठीक दाएं बैठा है, के जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एल डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एल जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। डी और जेड के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, और जेड जो है वो किसी छोर पे बैठा है, तो यानी जेड यहाँ पे बैठा होगा, इनके बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। डी यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता इसके आगे, क्योंकि डी जेड सॉरी जेड जो है डी के आगे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जेड इसने बोला है छोर पे, अंतिम छोर पर है, ठीक है। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और एस, तो क्यू यहाँ पे है, तो एस यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसने क्या बोला है आगे? केवल एक व्यक्ति एस के दाएं बैठा है, तो एस जो है एस के दाएं पे यहाँ पे केवल एक व्यक्ति बैठा है, और इसने क्या बोला है? क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो क्यू और एस के यहाँ बीच में भी केवल एक व्यक्ति बैठा है। पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। तो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। के डी के ठीक दाएं बैठा है, तो के जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पे बैठा है के, ठीक है। सब चीज़ें हो गई ना? बिल्कुल हो गई। तो कुल संख्या गिननी है, देखो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बंदे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया भाई, 40 मिनट बची हैं बस, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन रह गए। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जी से आई, तो GHI+2, MNOP+3, और TUVWXY क्या यही हो रहा है इसमें भी? EFGXYZA PQRSTU, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करके देखें, TUVXYZANOPQRS, तो VAS केवल इस ऑप्शन में, बाकी है ही नहीं। नंबर्स का तो आपको करना भी नहीं पड़ा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। उपकला ऊतक और ये सब मैच करना है भाई, मुझे नहीं पता इन सब का, साइंस में भी बिल्कुल हाथ तंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। क्या दे रखा है? वो बहुत छोटा लिखा है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, 27, 3 की पावर 2, इसको 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 लिख दो। ये 5 की पावर 3 है ऊपर, 5 की पावर 6 नीचे है, तो ये 5 की पावर 3 से नीचे वाले 5 की पावर 3 कट गई, 3 बची, तो ऊपर 3 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर 2 है, ये भी कट गई, ऊपर 3 की पावर 1 बची, इंटू 10 की पावर 3, 1 2 3, अपॉन में 5 की पावर कितनी बची? 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, इंटू में 4 बचा नीचे, तो क्या करेंगे? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना था बस। इंग्लिश हिंदी। किसी संख्या के 7 गुने को 14 कम करने पर वह उस संख्या के 5 गुने और 6 के योग के बराबर है। किसी संख्या के 7 गुना, मैंने एक्स मान ली संख्या, इसके 7 गुना को 14 कम करने पर वह संख्या अपनी खुद की उस संख्या के 5 गुना 5x
प्लस 6 के बराबर है। तो ये 14 इधर जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, 2x बचा बराबर 20। तो x बराबर आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर, संख्या पूछिए ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बेसिक से सवाल हैं। अभी तक मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा कि कहें कि बहुत अच्छे लेवल का पेपर है इसमें। ठीक है जी। चल चलिए। 28 मार्च 2017 को मंगलवार था, तो 12 फरवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? फरवरी से मार्च, मार्च पे जाना है ना। तो फरवरी, 12 फरवरी और 2017 यानी फरवरी में 28 दिन है। तो 12 हो गए, तो टोटल कितने, 17 दिन यहाँ पे बचे। प्लस 28 मार्च है तो 28 दिन यहाँ पे, तो 8 6 14, 2 1 3 और 1 4। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, बचा 2। तो मुझे फरवरी से मार्च पे जाना था, यहाँ पे मंगलवार था, तो मार्च से फरवरी पे आऊँगा तो -2 करना पड़ेगा। तो मंगलवार से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, सोम मंगल रविवार, रविवार सोमवार मंगलवार। ठीक है। ये कैलेंडर के आपको पहले भी क्वेश्चंस मैं समझा चुका हूँ। चलिए, इंग्लिश हिंदी। थोड़ा सा तेज चलेंगे ना, टाइम कम बच रहा है। फ्लो फ्लो में ज़्यादा समझा दिया मैंने कुछ। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, ठीक बाद एक संख्या है? प्रतीक देखना है जिनके ठीक पहले, अरे भाई छींक आ रही है। नहीं आई है। जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। प्रतीक के ठीक पहले अक्षर और बाद संख्या 1, अक्षर अक्षर संख्या 2, अक्षर संख्या नहीं है, अक्षर संख्या 3, प्रतीक के ठीक पहले नहीं, 3 ही पेयर दिख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। अरुण ने जयंती, क्या हो गया भाई? अरुण ने जयंती से 9,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। चक्रवृद्धि से संयोजित होती है। अरुण द्वारा 2 वर्ष बाद सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बताओ। इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते क्या मॉक में? इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक में अभी फिलहाल। 2024 वाला लेवल देखो ना, 2025 वाला लेवल देखो ना, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए रेलवे के, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। हालांकि ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। 9,000 रुपये की राशि ली है, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% बराबर होता है 1/10, यानी 10 पे 1 रुपये का ब्याज है, और 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जा रहे हैं ये पूछ रहा है। तो ये 9,000 रुपये 1 साल बाद हो जाएंगे 11/10, है ना, 10 से 11 हो जाएंगे। ठीक है। अगली साल भी 11/10 हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। 99 इंटू 9, तो 9 9 81, 99 कहाँ है, 90 है भाई, 9 9 81। अरे यार क्या कर रहा हूँ, 11 11 का 121 गुणा 90। तो 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 10 890, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में उपोष्ण कटिबंध यानी उष्ण से ऊपर वाला हिस्सा वनस्पति में औसत तापमान कितना होता है भाई? उपोष्ण यानी उष्ण से थोड़ा सा ऊपर, जिसमें कितना आता है, 70 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आता है। इंग्लिश हिंदी। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रक्रिया में सम्मिलित होती है? ये सब देख के मैं डर जाता हूँ इतना सारा, कुछ कुछ के तो याद होते हैं, बाद में देखेंगे भाई इसको। इंग्लिश हिंदी। भोजन रखने के लिए प्लास्टिक की, क्या बोला है इसने, कौन सा सत्य है? प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे फेंकना चाहिए। कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए। उपयोग के बाद हमें प्लास्टिक की थैलियों को जलाकर उनका निपटान करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। कानून के अनुसार दुकानदारों को प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य है? 1 2 3, ये तो तीनों बिल्कुल नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है ठीक सा। ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो रहा है ये तो। इंग्लिश हिंदी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अभी सारी लेंस वेंस ये सब मुझे नहीं पता भाई, आगे बढ़ो। साइंस के क्वेश्चन से स्किप कर रहा हूँ, बाद में आप खुद से देख लेना इसको। प्रतिरोध आ रहा है भाई, ये भी साइंस का है, आगे बढ़ता हूँ मैं। आप लोग आगे ना बढ़े ऐसे, आपने साइंस अच्छी खासी पढ़ रखी होगी तो करें क्वेश्चंस को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? राष्ट्रीय वायु खेल नीति। तो यार वायु खेल नीति, वायु से संबंधित तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय होना चाहिए ना। वायु खेल नीति के बारे में बात चल रही है, ये कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक से, जिनको बच्चा लॉजिक से लगा के भी कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे दिए क्या? वायु खेल नीति तो आई थिंक यही होना चाहिए। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, है ना, कि मैं इसको भी लॉजिकल गेस से कर रहा हूँ। 62। चलिए। और आई थिंक इसमें तो ठीक ही होना चाहिए ये वाला भी। क्या ही है इसमें? इंग्लिश हिंदी।
कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन का गुण निम्न में किस गुण को संदर्भित करता है? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्व संयोजन की क्षमता। भाई बाद में देखेंगे, नहीं तो मैं हैंग हो जाऊंगा इनको पढ़ पढ़ के। कोयला और पेट्रोलियम के दोनों के कुछ लाभ और हानि हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संबंध में 3 कथन समान है, चुने अन्य से भिन्न। ताप संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और लागत प्रभावी है। पेट्रोल से कौन सी ऊर्जा बन रही है भाई? मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। जलाने पर CO2 उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, बिल्कुल सही। जलाने पर N और S, शायद नाइट्रोजन और सल्फर की बात कर रहा है, ऑक्साइड बनते हैं जो जहरीले होते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं, बिल्कुल सही। अपर्याप्त O2 में जलाया जाता है तो मोनोऑक्साइड उत्पन्न, बिल्कुल सही। ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं, यही गलत हो सकता है। पेट्रोलियम से थोड़ी बन रही होगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल रहा है भाई। कौन से साइन को इंटरचेंज करके कंडीशन, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाएगी? माइनस और इंटू को अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे इंटू, और माइनस की जगह इंटू की जगह माइनस, तो डिवाइड हो रहा है क्या? 6/9 इंटू 3×3 9, 3×2 हो रहा है, बिल्कुल सही। 6/9 इसको हम लगा सकते हैं, +6 -2, तो 3×2 6, 3×3 9, 3 से 3 गया, 6 2 8, 8 में से 2 गया 6। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। देख रहे हो आप, इन्होंने कितना टाइम बचाया आपका, पहले ही ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है। लो इंग्लिश में देख लो, अब हिंदी में देख लो। कितने व्यक्ति सलाद पसंद करते हैं लेकिन स्टू नहीं पसंद करते हैं? तो सलाद और स्टू, देखो सलाद वाले ये सब हैं, ये सलाद वाले हैं, तो स्टू वाले यानी इसको निकाल दें तो ये वाले बच रहे हैं केवल, ये है ना। 29 और 12, इसने शोरबा के लिए तो मना नहीं किया, तो आई थिंक या तो 29 होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 40 और 41 है तो 41 भी होना चाहिए। 41 इसमें दिख नहीं रहा, तो 29 ही कर, 41 है तो 41 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स का। 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल इतना है, अंकों के बीच अंतर इतना है, 2 अंकों की संख्या क्या है? फॉर्मूला आपने सभी ने इसका पता होगा आपको, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला वाली। इसको मैं करता हूँ ऑप्शन से सीधा, जब संख्या पूछ रहा है ना संख्या क्या है, तो सीधा ऑप्शन से करता हूँ कि पलट दूँ तो जोड़ने पर 99 बनेगा क्या? 83 और 38 को जोड़ूँ तो 99 बन सकता है क्या? नहीं। 18 और 81 को जोड़ूँ तो 99 बन सकता है कि 8 1 9, 8 और 1 9 बन सकता है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसको अगर मैं 72 27 कर दूँ, 7 2 9 9 हो सकता है। 61 और 16 हो सकता है क्या? नहीं, इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है। उनके बीच के अंकों का अंतर 5 है, तो इनके बीच के अंकों का अंतर 5 है क्या? 1 और 8 के, ये हो ही नहीं सकता। इसमें 5 है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से करो इसको, बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? ध्वनि विस्तारक यंत्र, वोल्ट मापी, एमीटर, विद्युत फ्यूज। हम्म, देखो ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, ये भी, ये तीनों कुछ मापी यंत्र हैं, है ना। मेरे को ये अलग सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिकल गैस या कुछ कह लो, मैं इसको भी करने की कोशिश करता हूँ, 68 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला, इसमें तीनों में मेरे को पता नहीं है इनका कुछ भी, ये क्या है धारावाही चालक वगैरह, बट ये वाला मुझे अलग लग रहा है। बाकी सब जो है ना किसी ना किसी चीज़ के मापक यंत्र लग रहे हैं, तो ये अलग है विद्युत फ्यूज, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। इंग्लिश, हिंदी। 8 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं। आ गया भाई वही घिसा पिटा सवाल। 8 पुरुष 6 महिला किसी काम को 5 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में, 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा करती हैं, तो 7 पुरुष 7 महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो मेरे हिसाब से तो ये और भी इजी दे दे। देखो 5 से 5 खत्म, अब इससे इजी क्या ही होगा? ये 8 पी है, ये 6 पी है, 6 पी में इधर गया तो ये 2 पी बचा, बराबर यहाँ 8 एम है, यहाँ 6 एम गया तो ये 2 एम बचा। बताओ और कितना आसान करोगे? इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1 1, और टोटल वर्क कितना हो गया? ये टोटल वर्क है ये वाला, यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ, तो 8 6 14, 14 इंटू 5 70, 14 पंजे 70, तो 70 आ गया मेरा टोटल वर्क। 7 पुरुष 7 महिलाएं, एक पुरुष एक काम कर रहा है तो 7 काम, एक महिला भी एक काम करती है तो 7 काम, तो 7 दूनी 14, ये मिलके एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 70, तो 14 पंजे 70, 5 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश, हिंदी, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं भाई, आधे घंटे से भी कम। 5x + 11 के मूल हैं। मूल का मतलब होता है जहाँ पे इसको x को रखने पर 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 5x + 11
तो एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 2 रख दूँ, तो कितना आएगा -9 बराबर, इसको पहले सॉल्व ही करके देख लेता हूँ ना। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2×5 = 10 एक्स, है ना। 2 × a × b, बिल्कुल ठीक है। ये इसको इधर ले आता हूँ 0 बनाने के लिए, 5x हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये 25, ये 11, तो माइनस हो गया, कितना बच गया, ये एक्स स्क्वायर, ये 10x, और ये कितना हो गया माइनस का 15x, और ये कितना बचा इसमें से, 5 में से 1 4, 2 में से गया 1, ये कितना बचा प्लस का। ठीक है, तो अब यहाँ ये 1 है, इसको इसको इंटू करें तो 14 है, और बीच में इनको प्लस करें तो 15 है, ऐसे तोड़ना है। तो 14 एकम 14 हो सकता है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 आना चाहिए, तो -14x और माइनस का x इंटू करूंगा तो कितना आएगा 15x, 15 आएगा ना, 14 एकम 14, 15 नहीं 14 आएगा, सॉरी, इंटू करूंगा तो 14 आएगा, प्लस करूंगा तो 15 आएगा। ठीक है, +14, तो इसमें x कॉमन ले लिया, अभी x -14 हो गया, यहाँ पे क्या है -1 कॉमन ले लिया, तो x -14 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया x -1, तो x बराबर 1 और ये x बराबर 14, तो 1 और 14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी। दो संख्याएं अनुपात में है इस वाले, पहली संख्या को 40% बढ़ जाती है, दूसरी संख्या 15% घट जाती है, नया अनुपात बताना है। अरे यार, 5:8 है, तो मैंने 50 और 80 कर दिया इसको, ताकि मैं 40% निकाल सकूं। तो 50 का 40%, 10% 5, तो 5×4 = 20, तो 40% बढ़ के 70 हो गई। ठीक है, तो रेशियो बताना है। देखो, पहला जो 70 या 70 का मल्टीपल होना चाहिए, यही दिख रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, और कोई दिख ही नहीं रहा 70 का मल्टीपल। बाकी देख लो, 15% घटाना है, तो 10% 8, 8 का आधा 4, तो 12 इसमें से घटाना है, तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 70, 8 68, तो ये 35 आ गया, ये 34 आ गया, खत्म काम। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि पहले से ही पता चल गया था कि 70 का मल्टीपल एक ही है बस। चलिए, इंग्लिश और हिंदी। पाचन की क्रिया में किस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, पेप्सिन को। ये मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा हुआ है, रट्टा मारा हुआ है इसका भी। इंग्लिश हिंदी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर, गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना मंजूरी दी है। किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो भाई मेडिसिन की बात चल रही है, तो आई थिंक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री होनी चाहिए आई थिंक, जब मेडिसिन की बात चल रही है। तो आई थिंक मैं सी पे जाऊंगा, और इसमें भी लॉजिकल गैस है, इसको भी लिखता हूँ 73। ठीक है जी, चलिए, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी। ऑप्टिकल डिवाइस, एक्स की फोकल लेंथ वेंथ, ये सब भाई आगे बढ़ो इसमें। ये न्यूमेरिकल मेरे को बिल्कुल नहीं आते, साइंस के स्पेशली फिजिक्स ये तब भी नहीं पढ़ी, अब भी नहीं पढ़ रहे। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में किसके लिए किया था, पंचायती राज, क्या पूछा है, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा कौन, कितने स्तरीय है, तो बलवंत राय मेहता, इन्होंने की थी भाई त्रिस्तरीय की सिफारिश। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, जितनी भी समितियां थी उन्होंने काफ़ी, उन्होंने सिफारिश जो जो की थी। चलिए आगे बढ़ते, टाइम हो रहा है। कौन सा संयोजन संतुलित आहार का उदाहरण है, चिप्स, ये तो सबसे संतुलित है चिप्स। बर्गर बहुत और उससे ज़्यादा संतुलित है। रोटी सब्जी शीतल पे, रोटी दाल सब्जी, ये सबसे बढ़िया है, रोटी दाल सब्जी सबसे बढ़िया आहार। इंग्लिश हिंदी। चलिए, क्या बोला इसने, इकाई, उदाहरण नोट सभी के लिए, बाएं से दाएं ओर। यदि प्रत्येक संख्या के दहाई के अंक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक में 1 घटा दिया जाए, इस पर निर्मित पंक्ति संख्या में सबसे अधिक बार दोहराया जाएगा, कौन सा अंक सबसे अधिक बार। तो एक बार करके देखते हैं। दहाई में +5 और इकाई में -1, तो 6 7 0 4 9 2 2 7 6 3 6 5 6 5 2 7 4 1 6 7 2 8 0, है ना। दहाई में मैंने +5 कर दिया, और इकाई के अंक में मैंने -1 कर दिया। अब इसने बोला है कौन सा अंक सबसे अधिक बार दोहराया जाएगा। 7 को देखें कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 7 आ गया भाई 4 बार। 4 को देखें, 1 2, 2 ही बार आया, तो ये तो होगा ही नहीं, 4 इससे ज़्यादा है नहीं। 2 को देखें कितनी बार आया, 1 2 3,
तो 3 भी नहीं आएगा, 4 बार तो ऑलरेडी है ना ये। सबसे ज़्यादा बार देखना है ना, 3 से ज़्यादा बार ये है। 6 को देखें, 1 2 3 4 5, तो भाई 6 सबसे ज़्यादा बार है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 इंग्लिश और हिंदी। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों और उपयोग से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों का उपयोग से प्लास्टिक के बैग उपयोग से होने वाले प्रदूषण कम, ठीक है। थैले को उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है वो कम होगा, ठीक है। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से उपयोग एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग का प्रतिबंध लगा दिया है। इससे इसका कनेक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा यार। इसका मतलब इसमें इस कथन के आधार पे तो ये कहाँ से कहाँ, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा तो। कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब वे पुनः प्रयोज्य हो, रद्दी कपड़े से बनाए गए हों और कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। पहले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब वो पुनः प्रयोज्य रद्दी कपड़े बनाए गए हों। हाँ ये बात भी सही है। तो दूसरा वाला सही लग रहा है, पहला वाला एक दुर्बल लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक में तो कुछ उस कथन से रिलेटेड लॉजिक लग नहीं रहा है। इंग्लिश हिंदी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुख्यालय कहाँ पर है? यार मोस्टली ऐसी ऐसी कंपनी जो इनका मुख्यालय मुंबई में होता है, बट इसमें मैं सूखा तुक्का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको लगाऊंगा 79 सूखा तुक्का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मोस्टली के ये होते हैं मुख्यालय टाइप के, तो मुंबई होना चाहिए, बाकी नॉट श्योर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी। क्या बोला इसने? एबीसी में कोणों का अनुपात इतना है तो कोण बताने कितने होंगे? अरे भाई त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। भाई इसका बहुत ही लल्लू लेवल है, बहुत छोटे छोटे सवाल आए हैं अभी तक। इन तीनों को योग करके कितना आएगा? 180 आएगा। और एक्चुअली में कितना आ रहा है, मतलब रेशियो में कितना आ रहा है? 5 3 8 और 4 12। तो 12 रेशियो के लिए 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है। तो एक रेशियो के लिए कितनी है? 12 कम 12 6 12 पंजे 60, तो 15 हो गया। एक रेशियो के लिए 15 हो गई। तो पूछा गया इसने 4 रेशियो के लिए 15 चौका 60। तो एक ही ऑप्शन में 15 तिया 45 15 5 75, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों और अन्य सामग्रियों पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है स्थानांतरण। ये पहले भी आया वो क्वेश्चन शायद, और मैंने एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ा है प्रोसेस को। कुछ कुछ चीज़ें तो एनसीईआरटी में पढ़ी ही है हल्की हल्की, जो याद है। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेलवे में, आप सभी को पता है। स्थितियां दी हुई हैं जो कि प्रश्न ये है ना, इससे रिलेटेड आपको स्थितियां देखनी है कौन सी इसमें सेटिस्फाई कर दी है। ये कह रहा है यदि पहला तत्व एक स्वर है, अंतिम एक व्यंजन, तो इसमें पहला स्वर है क्या? नहीं। अंतिम व्यंजन लेकिन पहला स्वर नहीं है, तो इसको तो मेरे को चेक ही नहीं करना। पहला तत्व व्यंजन है, बिल्कुल है। अंतिम तत्व एक स्वर है, नहीं, तो ये भी खत्म। यदि दूसरा और चौथा तत्व स्वर है, यदि दूसरा और चौथा तत्व स्वर है, बिल्कुल स्वर है, तो चौथे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा। तो यानी इसमें चौथा आ जाएगा दूसरे के स्थान पर और दूसरा आ जाएगा चौथे के स्थान पर, ठीक है। अब इनकी कोई वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, उसको पुट कर दो। एल का मान क्या है? 6। ओ का मान क्या है? 3। एम का मान क्या है? 8। ई का मान क्या है? 7। एन का मान क्या है? 9। तो 63 8 7 9। 63 8 7 9। 63 8 7 9, सिंपल, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, ईजी होते हैं। हिंदी। कौन सा द्विघात समीकरण मूल 3 और -2 को संतुष्ट करता है? यानी कि इन दोनों की वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 3 3 9 +3 +6 0 हो जाएगा कि नहीं? ये तो गलत है। यहाँ पे 3 3 9 -3 -6, 6 और 3 9, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये लग रहा है -2 लग रहा है, -4 -2 माइनस माइनस +2, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर 3 3 सॉरी 2 दूनी 4 +4 -2 +2 हो जाएगा, -6 4 2 6, बिल्कुल सही। तो दूसरी वाली इक्वेशन में ही ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इंग्लिश और हिंदी। क्या बोला? कितने व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है? तो व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर, तो व्यंजन व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर नहीं आ रहा। व्यंजन के ठीक पहले, व्यंजन के ठीक पहले, व्यंजन के ठीक पहले और बाद एक स्वर, एक। ठीक पहले बाद, ठीक पहले बाद नहीं। ठीक पहले और ठीक बाद स्वर, दो। नहीं, नहीं, ये भी नहीं।
व्यंजन की ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर, ठीक है। तो ये 3 पेयर हो गए। तो इसने क्या बोला, और श्रृंखला में कौन सा व्यंजन सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। तो पहली बात तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। डी और एल में देखना कितने कितने कौन सा ज़्यादा बार है। तो एल 1, 2 और 3। एल 3 बार है, डी देखें। डी 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 1, 2, डी 2 बार है, एल 3 बार है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, आगे क्या आएगा। 49 से 13 कैसे बन सकता है। 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। 9, 4, 13, 6, 5 ये तो बहुत आसान सा सवाल आ गया भाई। 9, 4, 13, 6, 5, 11, 9, 3, 12। चलिए ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना लगातार, तो आप उस लॉजिक को हिट करते हो ना, जब बार बार उस क्वेश्चन को, उस लॉजिक को आप गो थ्रू हो रहे हो, तो उसको करोगे ना चेक। तत्व परमाणु संख्या है, ये सब परमाणु संख्या उनके, यार आगे बढ़ाओ, तुम ये क्या दे देते हो यार। इंग्लिश हिंदी। पोवा मक्का मस्जिद। पोवा मक्का मस्जिद कहाँ पर है। पोवा मक्का शायद एक मस्जिद है। ये PYQ का ही है। ये आसाम में है। पोवा मक्का आसाम राज्य के अरुणाचल गरुराचल पहाड़ी की चोटी पर, आई थिंक ये इसमें ही है। बाकी हाँ यार, इसी में है। पोवा पोवा मक्का मस्जिद पढ़ी तो थी। इंग्लिश और हिंदी। ये क्या ओम ओम दे दिया जस्ट है। ये साइंस के क्वेश्चंस भाई मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, एग्जाम में भी अगर आते हैं तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ। झबरा सिंह वाला जंगली आइबेक्स भारत में कहाँ पाया जाता है। झबरा सिंह वाला, आई थिंक ये किसी PCS में या फिर CDS में आया था, किस में आया था, एनवायरनमेंट की बुक में मैंने देखा था जब एनवायरनमेंट पढ़ा था ना अच्छे से। शायद ये वाला झबरा सिंह वाला था। ये पाया जाता है ऊंचे क्षेत्रों में, पर्वतीय वनों में, ठीक है। चलिए इंग्लिश और हिंदी। क्या बोला इसने कि ये बराबर एक्स का मान बताना है। तो अरे भाई, एक्स की वैल्यू 3 होगी यार। ये सेम क्वेश्चंस अभी आए हैं। ये सेम क्वेश्चंस RPF SI में भी आए हैं। बट इनसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल है उन क्वेश्चंस का, अच्छा लेवल है उनका। आपको पता है बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होती है। तो x+4 बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो x बराबर हो गया 3। ठीक है, 4 और 3 7। क्या क्वेश्चंस हैं यार। 90 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अभी तक भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, स्पेशली मैथ और रीजनिंग का। ठीक है। आप ये ना समझे कि साइंस का तो एक भी क्वेश्चन हो नहीं रहा और फालतू आवाजी कर रहा है। भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन 1800 में आया था भाई, ये द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विलियम कैरी के द्वारा। ये पहला मिशन था जो कि ईसाई मिशनरी, मतलब ईसाई धर्म को प्रमोट वगैरह करने के लिए लाया था। इंग्लिश और हिंदी। चलिए। 2 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता, धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है जी, बतानी है। क्या बोला, 2 मीटर मोटाई और 9 मीटर बाहरी त्रिज्या। तो भाई ये गोला है कोई, ठीक है, ऐसे मतलब मोटा है, और इसकी बाहरी त्रिज्या मतलब ये 9 है, और मोटाई 2 है। धारिता का मतलब अंदर कितना पानी आएगा ये तो पूछा है, तो अंदर वाली त्रिज्या 7 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो रेडियस इसकी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो धारिता, गोले की धारिता, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना आई है हमारी, 7, 7, 7, तो 7 से 7, ठीक है। तो 22 चौक 88, 88 × 49। चलिए 1 सेकंड, ऐसे लिखते हैं ना, जल्दी हो जाएगी। जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 8 9 72, 7, 8 चौक 32 और 7 39, ठीक है। × 2 9 3, ठीक है। 2 9 2 11, 10 3 13 और 1 4, ठीक है। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से। 3 बचा ना नीचे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये इधर गया, 3 3 9, 2 बचा इधर, 3 7 21, 1 बचा, 3 3 9, 1437, 1437, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या आ गया, जल्दी से करना पड़ेगा, 13 मिनट बची है। 750 रुपये अंकित मूल्य की 20 शर्ट का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 शर्ट की खरीद पर 20% की छूट की पेशकश की। नगद भुगतान के कारण उसने 500 रुपये की और छूट दी। प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि प्रत्येक शर्ट जो है 750 रुपये की ही है ना। हाँ, ऑप्शन भी देखो इसके आसपास है, ठीक है। प्रत्येक शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। तो हर एक शर्ट 750 रुपये की है ना। और 20 शर्ट का ऑर्डर दिया तो उसने 20% की छूट दी। सभी पे 20% की छूट, मतलब इस पे हर एक शर्ट पे 20-20% की छूट।
तो 750 की एक शर्ट पे 20% की छूट मिली होगी। तो इस पे एक 20% कितना हो जाएगा, 10%, 75, 20% 150, तो यानी कि 600 हो गया। ठीक है। और उसने बोला जितनी भी टोटल शर्ट खरीदी उसके कारण उसने 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट दी। तो इसने 20 शर्ट खरीदी, उन 20 शर्टों में टोटल मिला के इसको 500 रुपये की छूट मिल रही है। तो मैं ये देख लूँ एवरेज एक शर्ट पे कितनी पड़ी इसको ये छूट। तो 20 शर्ट पे इसको 500 रुपये की छूट मिली एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसको देखूँ एक शर्ट पे कितने की पड़ रही है, 25 रुपये, यानी एवरेज एक सीट हर एक शर्ट पे इसके 25-25 रुपये कम हो गए 20 सीट पे, 20 शर्ट पर मिला के। तो एक शर्ट पे 25 कम हो गए तो 575। तो एक शर्ट इसको पड़ी 575 रुपये की, सिंपल। आगे बढ़ भाई। हाँ जी। नेक्स्ट इंग्लिश, हिंदी। निम्नलिखित में से क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो आई थिंक पहला तो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। इससे कागज के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया इन दोनों में से। केवल दो, केवल तीन नहीं है जो सही। दो और तीन दोनों। इसको बाद में देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई आसान आसान क्वेश्चंस पढ़े हैं आगे, जल्दी इनको देख लेते हैं। 102, डी का क्या मतलब है, डिवाइड। सीधा 6 लिखना चाहिए था इसको, 17 6 102, बट मैं अब वो करके दिखा देता हूँ भाई। बी बी का मतलब क्या है, प्लस। और 5 ए का मतलब क्या है, × 3। ठीक है। 6 + 15 = 21, ऑप्शन नंबर 1, 21। चलिए। इंग्लिश और हिंदी। डेटा ए और बी दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों का माध्य समान है। माध्य समान है। डेटा बी का माध्यक डेटा ए के माध्यक का 2 गुना है। तो बी का जो माध्यक है डेटा ए के माध्यक का 2 गुना है। ठीक है। तो ए और बी के बहुलक के बीच का संबंध है। तो बी माइनस ए बहुलक का संबंध बताना है। तो अगर मैं बहुलक ही निकाल लूँ, तो आपको पता है बहुलक यानी कि मोड बराबर क्या होता है, 3 माध्यक। अगर मैं डेटा ए का बहुलक बी लिख देता हूँ, बहुलक निकालता हूँ, तो 3 माध्यक -2 माध्य, ये डेटा ए का है। और डेटा बी का माध्यक डेटा ए के माध्यक से दुगना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका डेटा बी का बहुलक कितना हो गया, 3 माध्यक। तो ए का माध्यक बी के माध्यक का दुगना है। सॉरी, बी का माध्यक ए के माध्यक का दुगना है, तो इसका माध्यक दुगना होगा। यहाँ पे 3 की जगह 6 माध्यक आ जाएगा, है ना। एक माध्यक की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 3 माध्यक की 6 हो गई, -2 माध्य। ठीक है। और इसने पूछा है अंतर इनका या संबंध, तो माइनस ज़्यादा ऑप्शन में, तो एक बार बी माइनस ए करके देखेंगे बहुलक। तो 3 माध्यक +2 माध्य -6 माध्यक। सॉरी, बी माइनस ए करना है ना, अबे यार दूसरे फैन से करते हैं, टाइम जाता हो जल्दी जल्दी से। बी माइनस ए करना है, तो बी की वैल्यू है 6 माध्यक -2 माध्य माइनस, ऊपर वाले को इसको माइनस कर रहा हूँ, 3 माध्यक। माइनस करें तो माइनस माइनस +2 माध्य हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये माइनस प्लस खत्म, तो 6 माध्यक, ये क्या है, 6 माध्यक बी, 6 माध्यक -3 यानी 3 माध्यक आ जाएगा, है ना। और ये 6 माध्यक किसके थे, बी के थे। तो माइनस करेंगे तो 3 माध्यक बचेगा, और 3 माध्यक ए और बी। माइनस करने के बाद 3 माध्यक बच रहा है ना, तो 3 ही माध्यक बचेगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आई थिंक। बट यहाँ पे ए की जगह बी आएगा ना, शायद बी का 6 है, तो बी का माध्यक बचेगा। तो बी तो यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, और मेरा आ भी 3 माध्यक रहा है, तो इसको करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 3 माध्यक होगा, अगर गलत होगा तो आगे दिख जाएगा। ठीक है। हिंदी में देखें, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन फ्लोएम द्वारा पौधों के किस भाग तक पहुंचता है। भाई सब जगह तक पहुंचाता है ये पौधे के जिस जिस भाग को जरूरत होती है। केवल बीज और वृद्धिशील भाग, केवल नहीं भाई, केवल मूल और फूल, केवल नहीं, केवल मूलों और बीजों तक बिल्कुल भी नहीं।
मूल, बीज, फल, वृद्धिशील भागों के, बिल्कुल सही, सब जगह तक पहुंचाता है वो भोजन। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी। लाल रंग कोहरे या धुएं के कारण डैश प्रकीर्णित होता है, कम प्रकीर्णित होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है। क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगीन घटकों की तरंग दैर्ध्य से, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश, इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगीन घटकों की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, नहीं अधिक, इसकी अधिक होती है ना। इसकी अधिक होती है ना, आई थिंक। नहीं यार, यहाँ भी कंफ्यूजन है, अधिक होती है आई थिंक। ठीक है, देखते हैं इसको भी। इंग्लिश और हिंदी। अगेन वैसे ही सवाल देखो, इतने बड़े सवाल को देख के ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, शुरू शुरू में तो होते भी नहीं थे सवाल की, क्या ही कह रहा है यार ये सवाल। ये स्थितियां दी गई हैं, बस स्थिति को पढ़ना है और देखना है इस पे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं है। यदि पहला तत्व एक स्वर है तो पहला स्वर है क्या, नहीं है तो इसको खत्म करो भाई, यहीं पहले वाला खत्म। यदि पहला तत्व एक व्यंजन है तो पहला व्यंजन है, ठीक है। अंतिम तत्व एक स्वर है, अंतिम तत्व एक स्वर है क्या, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये होता है ना, तो वाई तो नहीं होता, तो ये दूसरी वाली कंडीशन भी खत्म। यदि तीसरा और पांचवा तत्व दोनों स्वर है तो तीसरा और पांचवा दोनों स्वर है ना, बिल्कुल ठीक है। इसको आगे पढ़ो, पांचवें तत्व को तीसरे तत्व के कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाना चाहिए। तो पांचवें तत्व को तीसरे तत्व के कूट के रूप में प्रतिनिधित्व किया, तीसरे को पांचवें, यानी कि इंटरचेंज करना है इसको, ग्रेविटिव कैसे लिखना है, पांचवें की जगह तीसरे की जगह पांचवा, और तीसरे की जगह पांचवा आ गया, और पांचवें की जगह तीसरा आएगा, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ए प्लस टी वाई। अब इनके जो है कोड लिखने हैं, तो जी का कोड कितना है 5, आर का कोड कितना हो गया 0, आई का कोड 3, वी का कोड 8, ए का कोड 9, टी का कोड कितना है 6, और वाई का कोड कितना है 4। ठीक है। तो 503 8964, 503 8964, 503 8964, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में, हिंदी में। भौतिक भूगोल, अरे भाई ये मार कर क्यों आ गया। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा पृथ्वी के स्वरूप एवं संरचना का अध्ययन करती है। पृथ्वी के स्वरूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है भू आकृति विज्ञान में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। तो मोस्टली क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्टेड, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो सारे किसके हैं, मोस्टली साइंस के ही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब मैं 86 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 80 के अराउंड, जिसमें मैं 100% श्योर रहा हूँ 80 के अराउंड क्वेश्चंस तो ठीक ही हैं लगभग, है ना। 5-6 क्वेश्चंस जिसमें हमने लॉजिकल गेस किया है, वो हो सकता है उनमें से 1 2 3 गलत हों कुछ। ठीक है। तो इसमें मैं श्योर हूँ कि लगभग सारे सही होंगे मोस्टली। तो अब मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि मैं 4 से 5 क्वेश्चंस में तुक्का मारूंगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, और मैं करता हूँ एग्जाम में ऐसा, है ना, कि भाई 5 क्वेश्चंस में अगर मैं तुक्का मारता हूँ, अगर 1 2 भी ठीक होता है तो वो प्लस में ले जाएगा मेरे को, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं शुरुआत से करूँ, तो कोई से भी 5 क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा रैंडमली, और उसमें मैं सी सी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, बट आप देखेंगे तो ऐसा होता है, करके देखना कि सी सी प्लस करेंगे 5 में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ठीक निकलता है उसमें। तो यहीं तक इसको छोड़ते हैं, बाकी सबमिट करते हैं ना, देखते हैं इसको। हालांकि लगाना चाहिए इसमें प्लस प्लस सी सी भी, बट कभी और देखेंगे उसको ट्राई करके। चलिए इसको सबमिट करते हैं और इसका देखते हैं क्या रहता है। हैंग कर गया इनका सिस्टम, 0 0 दिखा रहा है सब कुछ। ये इनका सिस्टम नहीं, हमारा सिस्टम हैंग कर रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। चलिए 83, और हमने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, नीचे आ जा भाई। हमारे क्वेश्चंस गलत कितने हुए हैं ये हमें नहीं दिखा रहा, कहाँ गया। देखिए ओवरऑल स्कोर, इसमें ये है स्कोर ओवरऑल, इतने हमने अटेम्प्ट किए हैं, और इतने यानी कि 84 85 86, यानी कि 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अब वो कौन से में देखना पड़ेगा, आप देख लो, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है। और इधर नीचे करें भाई, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ऐसे नहीं करना, नीचे मत करो, आप सीधा ना यहाँ पे जाओ सॉल्यूशंस पे। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एनालाइज कैसे करना है इसको। ये मैं सॉल्यूशन पे गया,
ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के बाद सबसे पहले मैं वो देखूंगा जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, है ना। रॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे पहले देखूंगा मैं। थोड़ा स्लो है, इसको हल्का सा बूस्ट करना पड़ेगा। हम्म, चल जा भाई, चल जा। चलिए, अब मैं इसमें सबसे पहले ना साइड में देखता हूँ कि जो मेरे रेड रेड मार्क्ड है ये वाले, इनको देखूंगा जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो भाई ये कौन सा गलत हुआ? हिंदी। और हिंदी में कर देते हैं इसको। तो इसको मैंने चेक किया, ये कौन सा लगाया था? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, और इसका था आयुष मंत्रालय, जो कि हमने लॉजिकल गेस वर्क से किया था कि जब मेडिसिन की बात चल रही है तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन ये आयुष मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल भी लिखा था, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात चल रही है, इसलिए आयुष मंत्रालय इसका आंसर था। अब देखो आपको इंग्लिश एनालाइज कैसे करना है, इसको मैं ये बताता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन लेके देखता हूँ, पहले तो मैं वो चीज़ें चेक करूँगा जो मैंने लॉजिकल गेस किया था, वो मेरे ऑलमोस्ट सारे सही हैं। बट वो ऐसा नहीं कि मैं उनको देखूंगा ही नहीं, सारे लॉजिकल गेस वाले चेक करूंगा कि हाँ भाई मैंने जैसे सोचा था वैसे ही ठीक हुआ, या ऐसे कुछ भी ठीक हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, ठीक है। यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा डायरेक्ट, कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा 100% मुझे पता था, इसलिए मैंने लगाया था और ये सही गया, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक करके देख लूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे को लिखने की ज़रूरत है। हालांकि ठीक है, इसमें और कुछ मैं क्या ही देखूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया और मैंने देखा, ये तो खैर मैथ्स का, इसमें क्या ही देखना, जीके जीएस का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसमें लगाया था सिंधी। अब मेरे को इसके बारे में मान लो पता था, आपको जैसे नहीं पता, तो अब मेरी नोट्स की कॉपी खुली हुई है। अब मैं उसमें लिखूंगा इसके बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मॉक लगाते वक्त बताई थी, कि भाई तीन, जैसे इसमें दिया हुआ भी है, देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनमें से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये पूरा कॉपी नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी नहीं करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कि पूरा कॉपी नहीं करना, इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद अमेंडमेंट किए गए, जैसे 21st अमेंडमेंट इतने में किया और उसमें सिंधी भाषा जोड़ी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ना, उस तरीके से आपको इसको नोट्स में ऐड करना है अब अपने, ठीक है। 92 में 71st अमेंडमेंट और ये भाषाएं ऐड हुई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नोट्स में ऐड करके लिखना है, ऊपर डालेंगे आप हेडिंग कि भाई ये वाला मेरा नोट्स था, नोट कह रहा हूँ मॉक था पीवाईक्यू का। और जो भी मॉक आपका अगर मान लो फर्स्ट था या सेकंड था, उसके नीचे लिखेंगे डेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बाई 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, ये मैं लिख लिया, ठीक है। जैसे फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, बट मैं उसके साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी लिखूंगा। मैथ्स के क्वेश्चन में तो क्या ही देखना, आगे एक चलता है ना जीके जीएस वगैरह का, मैथ्स में तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको आप देख सकते हो। हालांकि खैर इनके सॉल्यूशन की बुराई नहीं करनी चाहिए, बाकी बहुत लेंदी क्वेश्चन, लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं इनके। हम्म, देखिए ये वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने पहले ऑलरेडी मॉक में देखा हुआ था किसी में, इसलिए मैंने इसको लॉजिकल गैस में लगाया था ना। हाँ ये देखो मैंने ठीक देखा था। तो इसको अब देखो यहाँ पे 4% ने ही केवल इसको करेक्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉक में देखा हुआ था इसलिए मेरे को पता था। अब मैं इसको ऐसे स्क्रॉल किया, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, ये फालतू इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा मैं, केवल जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कौन से मंत्रालय ने इसको किया। मान लो मैंने इसको तुक्का मारा था, ये करेक्ट हो गया, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, छोड़ूंगा नहीं आगे, मैं इसको क्वेश्चन को लिखूंगा और उसके आगे इसका आंसर लिखूंगा, और कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी वो एक्स्ट्रा और भी लिखूंगा, है ना। जैसे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है कि सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र, ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं लग रहा। और क्या हो सकता है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली चीज़ आपको लिखनी ज़रूर है कि भाई 2018 को ऐसा हुआ कि कैबिनेट समिति ने बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एमएसडीपी का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब आपसे ये वाला क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है कि 2000 कब इसको नाम बदला गया, या फिर किस नाम से किस नाम पे पहुंचा गया। तो ये चीज़ आपके नोट्स में ऐड होनी चाहिए, सब चीज़ें नहीं लिखनी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन ठीक है उसको नहीं देखना है, या जो केवल गलत हुए हैं उसको देखना है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को देखेंगे आप, मैंने एक दो क्वेश्चंस करके बता दिए।
बाकी सारे क्वेश्चंस को भी आपको इसी तरीके से देखना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।